बात में हमें एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। फिलहाल ये तीनों रात में टीवी देख रहे होते हैं। तभी उस लड़की के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। लड़की अपनी माँ से कोई बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए घर से बाहर निकलती है। वह जैसे ही बात कर रही होती है तभी अचानक एक अनजान आदमी पीछे से आता है और उसके गले में स्टेथोस्कोप डालकर उसे खींच लेता है और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक छोटे से गांव का दृश्य दिखाया जाता है, जहां गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बेटा और उसकी माँ रहते हैं। यह बच्चा सुबह उठकर नदी में स्नान करता है और फिर स्कूल जाता है। उसी गांव में अनंतन नाम का एक अमीर आदमी भी रहता है, जिसके पास एक बेहद शानदार बाइक होती है। उस बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वह एक दिन उस बाइक पर बैठे, इसीलिए वह रोज उस बाइक को निहारता है और रोज अनंतन के रास्ते में आकर लिफ्ट मांगता है, लेकिन अनंतन उसे नजरअंदाज करता है। गांव के दो लोग ये सब देख लेते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि वह नीची जाति का है और अब बाइक पर बैठेगा, ना औकात है ना हैसियत, और मुंह उठाकर चला आता है लिफ्ट मांगने। अपनी औकात में रह और उसी के हिसाब से सपने देख, समझ गया ना लड़के। उन घटिया लोगों की बातें सुनकर लड़के को बहुत गुस्सा आता है, उन पर भी और उस बाइक वाले अनंतन पर भी। एक बार तो एक्साइटमेंट में जब लड़का बाइक को छू लेता है तो अनंतन उसे मार भी देता है। वहीं दूसरी तरफ लड़के की माँ खेत में काम करती रहती है। उसी गांव में राघवा नाम का एक घटिया आदमी भी रहता है, जिसकी नजर लड़के की माँ पर बहुत ही बुरी होती है। एक दिन राघवा और उसका साथी उस लड़के के घर आते हैं और माँ के बारे में पूछते हैं, तो लड़का गुस्से में राघवा की आंखों में आंखें डालकर घूरने लगता है। लड़का जानता था कि कैसे ये हवस से भरे लोग उसकी माँ को परेशान करते हैं और गंदी नजरों से देखते हैं। राघवा तो इतना बेहया है कि जब उसकी माँ रास्ते से गुजर रही होती है वो उसके सामने ही पेशाब करने लगता है। एक दिन जब लड़के ने उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरा तो राघवा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो लड़के का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे बाप ने भी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की थी और तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसा कहकर राघवा लड़के की चड्डी फाड़ देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर जलती हुई सिगरेट बुझा देता है। जलन और दर्द से लड़का तड़पने लगता है और वहीं गिर जाता है। लड़के का पिता पहले ही बीमारी के कारण मर चुका था और उसकी माँ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अगले दिन वही गांव वाले जो उसे नीची जाति का कहकर ताने मार रहे थे, लड़का गुस्से में उन पर पत्थर फेंकता है और उनका मुंह बंद कर देता है। फिर जब अनंतन बाइक पर कहीं जा रहा होता है, लड़का फिर से सामने आकर लिफ्ट मांगता है। इस बार अनंतन उसे बाइक पर बिठा ही लेता है, लेकिन लड़का अब भी उससे गुस्से में था, इसलिए वह एक पत्थर लेकर पीछे से बार बार अनंतन पर वार करने लगता है। यह देखकर अनंतन आपे से बाहर हो जाता है और लड़के को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहां जाकर कहता है, मैंने इस पागल लड़के की मदद की, लेकिन इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, इसे जेल में डाल दीजिए। लेकिन वहां पर काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर उस लड़के की फाइल दर्ज न करते हुए उसे शांति से बिठाकर बात करने लगता है। वह लड़के से कहता है, देखो बेटा, अगर तुमको बाइक से इतना प्यार है तो तुम पढ़ाई में मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ और फिर उस बाइक को खरीद सकते हो, नहीं तो तुम बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ तो तुम भी हमारे एसआई साहब की तरह रोज इस बाइक पर घूम सकते हो। इस तरह से वह उस बच्चे को शांति से समझाकर वहां से भेज देता है। अब दोस्तों, यहाँ से सीन बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है, जहां हम दास नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। दास के घर के पास ही उन्नी नाम के एक बंदे की फैमिली रहती है। उन्नी के पास एक पुरानी मॉडल की बाइक होती है और दास को बाइक बहुत पसंद आती है, इसलिए वह उसकी बाइक खरीद लेता है। अब दोस्तों, दास के बारे में बात करें तो दास अपने काम में बहुत सिंसियर होता है। बिना किसी से रिश्वत लिए वह अपनी ड्यूटी करता है। दास को अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद होता है। वह हमेशा अपने स्टाफ, क्रिमिनल्स और फैमिली मेंबर्स के साथ अंताक्षरी खेलता है और खुद गाने गाते हुए उन्हें भी गाने के लिए कहता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि दास ने एक लोकल पॉलिटिशियन वासुदेवन के आदमियों को गिरफ्तार किया हुआ है। दास के पुलिस स्टेशन में एक और पुलिस ऑफिसर हरिहर है, जो वासुदेवन से रिश्वत लेकर उसके काम करता है, यानी वह उसकी फेवर में होता है। फिलहाल हरिहर वासुदेवन से रिश्वत लेकर दास के पास जाता है और कहता है, ये वासुदेवन के आदमी हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। दास कहता है, जो भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले इनका एफआईआर दर्ज करो। लेकिन तभी अचानक एक अनजान बंदा दास को कॉल करता है और कहता है, तुमको अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक है ना, तो तुम मेरे साथ अंताक्षरी खेलो। ऐसा कहकर वह गाना गाने लगता है। दास उसे पूछता है, तुम कौन हो और कहां से बात कर रहे हो? तो वह शख्स कहता है, ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेलूंगा, और फिर वह फोन काट देता है। अगले दिन पॉलिटिशियन वासुदेवन अपने आदमियों के साथ दास के घर आता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मेरे भाई को गिरफ्तार करोगे? मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ ये तुम नहीं जानते। इस तरह से वह दास को वार्निंग देता है। जाते जाते वह दास की बेटी को एक मिठाई का बैग देकर चला जाता है। फिर हमें उन्नी की फैमिली दिखाई जाती है। उन्नी की पत्नी का नाम लता है और लता ने अपने पहले पति को डिवोर्स देकर उन्नी से शादी की है। लता का पहले पति से एक बेटा भी है जिसका नाम कार्तिक है।
फिर लता और उन्नी की एक बेटी भी है जिसका नाम विधु है। अब क्योंकि कार्तिक उन्नी का बेटा नहीं है, उन्नी उसे उतना महत्व नहीं देता। कार्तिक को म्यूजिशियन बनने का बहुत शौक है, लेकिन उन्नी उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवा देता है, जिससे कार्तिक उन्नी को पसंद नहीं करता। वह हमेशा अपनी माँ लता से कहता है, माँ तुमने इस आदमी से शादी क्यों की? अगर तुम उन्नी से शादी नहीं करती तो बहुत अच्छा होता। वैसे भी मेरे पापा की बाइक तो घर में पड़ी थी, लेकिन उसने वह बाइक बेच दी। आखिर किस अधिकार से उसने उस बाइक को बेचा? वो गुस्से में आकर इस तरह की बातें करता रहता है। खैर, अब इसी दरमियान डीएसपी का एक दूर का रिश्तेदार श्रीनिवास ड्यूटी पर ज्वाइन कर जाता है। श्रीनिवास की पोस्टिंग दास के पुलिस स्टेशन में होती है और कोई उसे दास के पास लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दास की वाइफ चित्रा दिखाई जाती है, जो एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, लेकिन वहाँ का एक डॉक्टर उसे बहाने से इधर उधर टच करता रहता है। यह चीज चित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह शादीशुदा थी और वह डॉक्टर उस पर गंदी नजर डालता था। अगले दिन दास की बेटी जब स्कूल से वापस आ रही होती है, दरअसल उसका रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है और उस इलाके में वैसे भी ज्यादा लोग नहीं रहते। तभी अचानक उसके कानों में एक गाने की आवाज पड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि ये गाना कौन गा रहा है। फिर वह आवाज कहती है, अब तुम्हारी बारी, चलो एम से गाना गाओ। ये सुनते ही दास की बेटी घबरा जाती है और तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन पीछे से वो अजनबी शख्स स्टेथोस्कोप लेकर उसका पीछा करने लगता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क भी पहना होता है। जैसे ही वो लड़की घर के पास पहुंचती है, वो साइको उसके गले में स्टेथोस्कोप डाल देता है और उसे फंदे में फंसाकर हवा में लटका देता है। लड़की माँ को पुकारती है और उसकी आवाज चित्रा सुन लेती है। घबराते हुए चित्रा बाहर आती है। बेटी का गला दबने की वजह से उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन चित्रा को देखकर वो साइको लड़की को मारे बिना वहां से भाग जाता है। जब दास को पता चलता है तो वह तुरंत घर पहुंचता है। चित्रा उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन जो खौफनाक मंजर उसने देखा था, उसकी वजह से उसकी गले से आवाज ही नहीं निकलती। दास फिर उस जगह पर जाता है जहां हमला हुआ था। वहां उसे एक मास्क मिलता है जो उस अजनबी ने पहना था। दास अब ये सोचने लगता है कि यह सब वासुदेवन ने किया होगा, क्योंकि पिछली बार जब वह उसके घर आया था तो उसकी बेटी को ऐसे ही एक बैग में मिठाई दी थी। दास गुस्से में अपनी बाइक उठाकर सीधे वासुदेवन के घर पहुंच जाता है और कहता है, जो कुछ हमारे बीच है उसमें फैमिली को मत घसीट, वरना अच्छा नहीं होगा। दास को पूरा यकीन होता है कि ये सब वासुदेवन ने ही किया है, क्योंकि उसने ड्रग्स केस में उसके भाई को गिरफ्तार किया था, इसलिए वो बदला ले रहा है। अगले सीन में हम नैना नाम की लड़की को देखते हैं, जो हाल ही में मुंबई से आई है और कार्तिक के घर के पास रहने लगी है। नैना बोल नहीं सकती और कार्तिक उसे देखकर उसे पसंद करने लगता है। जब भी मौका मिलता वह उसे अपने पास बुलाकर म्यूजिक सुनाता रहता है। इसी बीच एक दिन हरिहर और एक पुलिस वाला नैना के घर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। नैना कुछ भी नहीं बोल पाती, तो वो लोग उसके पिता से थोड़ी रिश्वत लेकर वेरिफिकेशन क्लियर कर देते हैं। अब दास उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता है, जिससे कुछ दिन पहले उस साइको ने कॉल कर उसे अंताक्षरी खेलने को कहा था। फाइनली दास और उसकी टीम उस नंबर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं। वह नंबर एक फार्म हाउस में एक्टिव दिखता है। दास श्रीनिवास को साथ लेकर वहां पहुंचता है। फार्म हाउस में उन्हें वह फोन तो मिल जाता है, लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता ये फोन यहाँ कैसे आया, शायद कोई रख कर चला गया। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद दास श्रीनिवास को बुलाकर कहता है, क्रिमिनल ने स्टेथोस्कोप से मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तुम पता करो कि क्या पास्ट में ऐसे किसी घटना में स्टेथोस्कोप के जरिए किसी की हत्या हुई है। ऐसे किसी रिकॉर्ड को फाइंड करके मुझे दो। इस बीच जब चित्रा के हॉस्पिटल में वह डॉक्टर नहीं होता, तो चित्रा चुपचाप उसके केबिन में जाकर उसका ड्रॉअर खोल कर देखती है कि उसमें स्टेथोस्कोप है या नहीं। इत्तेफाक से उसका स्टेथोस्कोप वहीं होता है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर वापस आता है तो उसे पता चल जाता है कि कोई उसके केबिन में आया था और उसका ड्रॉअर खोला गया है। वह चित्रा पर शक करता है और सबके सामने डांटते हुए कहता है, मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं कमरे में नहीं होता तो इसमें मत आया करो। और इस तरह वह चित्रा को सबके सामने शर्मिंदा कर देता है। खैर, दूसरी तरफ श्रीनिवास दास को कॉल करके बताता है, सर, जैसा आपने कहा था उस पैटर्न में अब तक 2 हत्याएं हो चुकी हैं। पहली हत्या 2010 में कविता नाम की एक लड़की की हुई थी और दूसरी 1991 में एनी नाम की लड़की की। इन दोनों केसों में भी किसी सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके गला घोंटकर उन्हें मारा गया था। सॉफ्ट मटेरियल यानी स्टेथोस्कोप हो सकता है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो शायद ऐसे और भी केस मिल सकते हैं। इसके बाद दास श्रीनिवास से उन विक्टिम्स की फैमिली के फोन नंबर हासिल कर लेता है। सबसे पहले वह कविता की फैमिली को कॉल करता है। उसकी माँ से बात करने पर दास को यह पता चलता है कि कविता की मौत के कुछ समय बाद ही उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, मूवी की शुरुआत में जो लड़की मारी गई थी
वह वही कविता थी। फिर दास एनी की फैमिली से संपर्क करता है और वहां से भी यही पता चलता है कि एनी के मरने के कुछ दिनों बाद उसके पिता की भी डेथ हो गई थी और पुलिस ने उस केस को एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया था। इसके बाद श्रीनिवास और केस निकाल कर लाता है और उन सभी को स्टडी करते वक्त दास को 2 नाम दिखाई देते हैं, दिवाकर और दीपिका। दास कहता है, मैंने ये नाम पहले कहीं देखे या सुने हैं लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर उसे पता चलता है कि उन केसों में से एक को डीएसपी जयचंद्रन ने इन्वेस्टिगेट किया था। अब दास और श्रीनिवास जयचंद्रन के पास जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वह इस केस में मदद करेगा, लेकिन जयचंद्रन उल्टा दास पर ही भड़क जाता है और कहता है, मैंने जो केस इन्वेस्टिगेट किया उसे तुम दोबारा खोल रहे हो। ये मेरी इन्वेस्टिगेशन की बेइज्जती है। क्या तुम सोचते हो कि मैंने बिना जांच किए केस बंद कर दिया? ऐसा कहकर जयचंद्रन दास पर ही आरोप लगाता है और इस इन्वेस्टिगेशन को तुरंत बंद करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों, ये दास की बेटी का मामला था, उसका अपना परिवार था, इसीलिए वह केस बंद नहीं करता। दूसरी ओर कार्तिक की बहन विधु अपने घर के पास अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है। बिल्ली को ढूंढते ढूंढते वह एक पुराने घर में घुस जाती है और वहां कुछ देखकर बहुत डर जाती है। वह घबराकर तुरंत घर की तरफ भागने लगती है। उसी रास्ते से दास अपनी बाइक पर जा रहा होता है और जब वह उस बच्ची को डरे हुए देखता है तो बाइक रोककर पूछता है। फिर वह पुराने घर के अंदर जाकर देखता है कि ऐसा क्या था जिससे वह बच्ची डर गई थी। वहां उसे पता चलता है कि विधु की बिल्ली मर चुकी है, किसी ने उसके गले में फंदा डालकर उसे लटका दिया था। अब दास उस कमरे की तलाशी लेने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी कमरे में नैना भी छुपी होती है। दास को देखकर वह डर कर वहां से भागने लगती है और दास उसका पीछा करता है। एक लंबी दौड़ के बाद दास आखिरकार नैना को पकड़ लेता है, लेकिन नैना बेवजह चिल्लाने लगती है। दास को वह एक संदिग्ध लगती है, इसलिए वह उसके हाथ बांध देता है। उसी रास्ते से 2 कॉलेज स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, जिनमें से एक इस पूरे वाकये को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करके वायरल कर देता है। वीडियो में ऐसा दिखता है जैसे दास उस लड़की को मार रहा हो या टॉर्चर कर रहा हो। टीवी न्यूज वाले कहने लगते हैं कि एक इंस्पेक्टर बिना लेडी कांस्टेबल के एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। देखिए कैसे पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा। डीएसपी जयचंद्रन यह सब देखकर दास को कॉल करके जमकर डांटता है। पुलिस डिपार्टमेंट दास पर इंक्वायरी बैठा देता है और उसे टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब पॉलिटिशियन वासुदेवन तो पहले से ऐसे मौके की तलाश में था। वह हरिहरन को बुलाता है और रिश्वत देकर कहता है कि नैना से झूठी रिपोर्ट तैयार करवाओ। हरिहरन नैना के पास जाता है और उसके सामने एक झूठा स्टेटमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि इंस्पेक्टर दास ने नैना पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत जख्मी हो गई। ऐसी और भी बहुत सारी झूठी बातें उस बयान में होती हैं। यह सब सुनकर नैना के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। ये सुनकर हरिहरन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि नैना गूंगी है। दरअसल नैना हमेशा चुप रहती थी, इसलिए सबको लगता था कि वह बोल नहीं सकती। लेकिन अब उसे बोलते देख हरिहरन उसे डांटना शुरू कर देता है और जबरदस्ती उस पेपर पर साइन करने के लिए दबाव डालता है। मगर नैना दास के फेवर में स्टेटमेंट देती है कि इसमें दास की कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस मरी हुई बिल्ली को देखकर डर गई थी और वहां से भाग गई। दूसरी ओर दास अपने घर पर बैठा पुराने रिकॉर्ड्स की फाइलें चेक कर रहा होता है। सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद उसे एक शॉकिंग बात पता चलती है और वह श्रीनिवास से कहता है, श्रीनिवास, मुझ में और इन मरे हुए लोगों में एक बात कॉमन है और वो है मेरी बाइक। पिछले 35 सालों में करीब 12 मर्डर्स हुए हैं और इन सभी मामलों में जिन लोगों की मौत हुई उन्होंने कभी न कभी इस बाइक का इस्तेमाल किया था। यानी जो भी इस बाइक को यूज करता है उसकी फैमिली पर हमला शुरू हो जाता है। जब यह बाइक लंबे समय तक किसी के पास नहीं रहती तो कुछ महीनों बाद कोई और आकर इसे खरीद लेता है और फिर उसी के साथ ये घटनाएं दोहराई जाती हैं। फिलहाल ये बाइक दास के पास है, लेकिन इससे पहले ये बाइक कार्तिक के फादर दिवाकर के पास थी। जब लता ने दिवाकर को डिवोर्स दिया तो प्रॉपर्टी के साथ साथ दिवाकर ने कार्तिक को ये बाइक भी दे दी थी, लेकिन जब तक ये बाइक दिवाकर के पास रही उसी दौरान उसकी मौत हो गई। अब दास कहता है, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इस बाइक का असली ओनर कौन था, सबसे पहले इसे किसने खरीदा था, तभी इस केस के बारे में कुछ ठोस जानकारी मिलेगी। इसी कड़ी में दास अनंतन के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इन्वेस्टिगेट करते करते उस जगह पहुंचता है जहां ये बाइक सबसे पहले खरीदी गई थी। वहां अनंतन के रिलेटिव उसे सारी घटना की कहानी बताते हैं। इसके बाद सीन एक बार फिर फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो छोटा लड़का अनंतन को जख्मी कर देता है। पुलिस ने उस लड़के को सजा देने की बजाय काउंसलिंग करके छोड़ दिया था, जिससे अनंतन को बहुत गुस्सा आया और वह उसे सबक सिखाना चाहता था। वहीं राघवा भी अनंतन के साथ बैठा होता है और वह उसे ताना मारते हुए कहता है, तू मर्द कहलाने लायक नहीं है, एक बच्चे से मार खाकर आ गया, चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेता। अनंतन चिढ़कर कहता है, मेरे जले पर नमक मत छिड़क। तब राघवा कहता है, चल मैं बताता हूँ क्या करना है।
राघवा अनंतन को साथ लेकर उस लड़के के घर पहुंचता है और लड़के को घर के बाहर देखकर उसे जबरदस्ती एक पेड़ से रस्सी से बांध देता है और बेरहमी से मारता है। तभी लड़के की मां बाहर आ जाती है और बेटे को बचाने की कोशिश करती है। राघवा उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। अनंतन का गुस्सा यहीं नहीं रुकता। वह एक मोटा लकड़ी का गट्ठा लड़के के मुंह में ठूंसकर उसे चुप कर देता है। वह बच्चा दर्द से कराहता है और जब अपनी मां की तरफ देखता है तो उसे राघवा के द्वारा होते रेप का मंजर दिखता है। वह दर्द और आंसुओं से तड़पता है। राघवा लड़के की मां के मुंह में स्टेथोस्कोप डाल देता है जो धीरे धीरे गले का फंदा बन जाता है और उसी से मां की मौत हो जाती है। लड़का चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो दोनों हैवान मां बेटे को ऐसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब रस्सी टूटती है तो लड़का अपनी मां के पास दौड़ता है। मां को मृत हालत में देखकर वह बिलख बिलख कर रोने लगता है। सवाल ये है कि आखिर इन दोनों का क्या कसूर था जो उन दरिंदों ने उनके साथ इतना अत्याचार किया। जो मां कल तक उसे प्यार से दुलार रही थी आज बेजान पड़ी है। इसके बाद वो लड़का ठान लेता है कि इन दोनों दरिंदों को मारकर बदला जरूर लेगा। वह एक हाथ में छुरा और दूसरे हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर अनंतन के घर की तरफ निकलता है। लेकिन संयोगवश जब राघवा और अनंतन लड़के के घर से निकले थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वहीं दोनों की मौत हो जाती है। जब लड़का वहां पहुंचता है तो देखता है कि उनकी चिताएं जल रही हैं। वो चिताएं देखकर चिल्लाता है क्योंकि उसका बदला अधूरा रह गया था। जिनसे बदला लेना था वो तो पहले ही मर चुके थे। यही वजह थी कि वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गया और तब से वो हर उस इंसान को मारने लगा जो राघवा की बाइक को खरीदता था। अब सीन वापस प्रेजेंट डे में आता है। दास अनंतन और उस लड़के की पूरी कहानी समझ जाता है। पूछताछ के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि उस लड़के का नाम किशोर था और हादसे के बाद वह मानसिक इलाज के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद वहां से भी भाग गया। इसके बाद दास एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और उसे किशोर की पूरी कहानी बताता है। डॉक्टर उसे बताता है कि किशोर दरअसल राघवा और अनंतन को खुद अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। अब किशोर उस बाइक के हर नए ऑनर और उसकी फैमिली को मारने लगता है क्योंकि हर बार उसे उनमें अनंतन नजर आता है। दास को अंताक्षरी खेलना बेहद पसंद था, इसलिए उसी ने दास को कॉल करके अंताक्षरी खेलने के लिए उकसाया था। रात के समय दास ये सारी बातें श्रीनिवास को बताता है। श्रीनिवास दास के घर पर सिक्योरिटी रखने की सलाह देता है, लेकिन दास मना कर देता है और कहता है किलर मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी होगी तो वो नहीं आएगा। वो तभी सामने आएगा जब मैं और मेरी फैमिली अकेले होंगे। जब तक ये बाइक मेरे पास है वो मुझ पर जरूर अटैक करेगा और मैं उसी का इंतजार करूंगा। इसके बाद दास हर रात किशोर के आने का इंतजार करता है। एक रात जब दास अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी अचानक उसके घर के बाहर खड़ी बाइक खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। बाइक की आवाज सुनते ही दास तुरंत बाहर आता है, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखता, बस बाइक चालू होती है। दास समझ जाता है कि किशोर पास में ही है। वह किशोर को सामने आने के लिए पुकारता है, लेकिन किशोर सामने आए बिना उसके साथ अंताक्षरी खेलने लगता है। वो अंधेरे में दास से कहता है अब तुम्हारी बारी, गाओ, और दास भी उसे ढूंढते हुए गाना गाता है। तभी किशोर दास के घर के पास जाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। दास जैसे ही उसके पास पहुंचता है किशोर उस पर हमला कर देता है, जिससे दास के सिर पर गंभीर चोट लगती है, लेकिन अपनी फैमिली को याद कर वह दोबारा खड़ा होता है और फिर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। किशोर ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा होता है। इस खतरनाक लड़ाई के बीच दास उसका मास्क हटा देता है, लेकिन किशोर फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है। दास बार बार उसे बाहर आने के लिए पुकारता है, लेकिन जब बहुत देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो दास गुस्से में कहता है तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी पसंदीदा बाइक को ही जला देता हूँ। ऐसा कहते हुए वह अपनी बाइक को आग लगा देता है। आग देखकर किशोर अंधेरे से बाहर आता है और जलती हुई बाइक को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो बाइक की आग बुझाने की कोशिश करता है और फिर गुस्से में दास पर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार दास उसे हरा देता है और किशोर को बेहोश कर गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद दास के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही थी उसमें वह बेगुनाह साबित होता है और अपनी ड्यूटी पर दोबारा लौट आता है। ड्यूटी पर लौटने के बाद दास जेल में किशोर से मिलने जाता है और कहता है किशोर, मुझ पर गुस्सा मत करना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भूल जाओ और जिंदगी की नई शुरुआत करो। जब तुम जेल से बाहर आओ तो मेरी फैमिली को छोड़ देना। इतना कहकर दास जाने लगता है। तभी पीछे से किशोर कहता है चलो एम से गाना सुनाओ। मतलब साफ था दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। और इस तरह ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर मूवीज पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही जबरदस्त एक्सप्लेन वीडियो लाता रहता हूँ। और हाँ, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।